नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फेसबुक चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। दोस्तों, एक बार फिर दोबारा हम आपके सामने लेकर आए हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी को, वही कांग्रेस के निर्भीक बेबाक लीडर जो आज हम उनकी फेसबुक आईडी पे देख रहे थे कि वो कुछ उन्होंने शब्द लिखे हैं, बहुत वायरल भी हो रहे हैं उनके शब्द, वो कि काश नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते। तो हमें ये बात हजम नहीं हुई और हमने अपने लक्ष्मीकांत शर्मा जी को याद किया कि सर स्टूडियो में आए और अपना प्रकाश डालें इस बात के ऊपर कि आपने ये शब्द क्यों लिखे कि काश नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते, जो कि हम लोग तो क्या, आप सब क्या, पूरा देश ये जानता है कि इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं। हाँ जी सर, आपने ये शब्द लिखे, इसका लिखने का पूर्ण विवरण दीजिए कि आपने ये शब्द क्यों लिखे। देखिए सुमित भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार करता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद भी करता हूँ कि आप मुझे बुलाते रहते हो और बात मेरी सुनते रहते हो। मेरी बात क्या, मेरी बात जनता से जुड़ी बात होती है। जनता के मुद्दे उठाना, देश की समस्याओं को आम आदमी के सामने रखना और आम आदमी की समस्या को सरकार के सामने रखना मेरे जीवन का ध्येय है और मैं हमेशा करता रहता हूँ। मैं कांग्रेस का नेता हूँ और कांग्रेस की भी यही नीति है। आपने जिस आर्टिकल का जिक्र किया है कि काश आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते, मेरा ये आर्टिकल काफ़ी टाइम पहले मैंने लिखा था और ये 4 एपिसोड के अंदर फेसबुक पर डाला गया है। आपने ठीक कहा कि नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री हैं, सही बात आपकी है, लेकिन मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना यह है कि नरेंद्र मोदी जी शारीरिक रूप से देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, शायद सोच के हिसाब से नहीं बैठे, नीतियों के हिसाब से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं है। उसकी वजह बड़ी साफ सी है। 2014 से पहले के वाक्यात हैं, मैंने उन्हीं को, वो जो एपिसोड जो मैंने लिखा है, जो फेसबुक पर लिखा है, मेरे पेज पर भी मैंने वो डाला है, वो 4 एपिसोड के अंदर वो आर्टिकल मैंने डाला है। उस आर्टिकल के अंदर चारों में 4 अलग अलग समस्याएं हैं। वो समस्याएं हैं जो हिंदुस्तान के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हिंदुस्तान की आज के टाइम में थी। वो चीन समस्या को लेकर के है, वो नेपाल की समस्या को लेकर के है, वो कोरोना की समस्या को लेकर के है, वो महंगाई की समस्या को लेकर के है। 4 आर्टिकल हैं वो। हालांकि वो मैं अभी और उसको पूरा करूंगा, वो श्रृंखला आगे चलेगी। अभी कितने एपिसोड बनेंगे, क्योंकि ये तो घटनाएं घटती जा रही हैं, लेकिन वो 4 एपिसोड के बाद मैंने उसको अभी बंद किया हुआ है फिलहाल। तो अब जैसे उसमें एक एपिसोड चीन का आता है, तो मैंने इसीलिए लिखा था उस वक्त पे जब ये चीन ने हमारे 20 सैनिकों की शहादत ली थी उस वक्त पे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले हर मंच पर चीख कर बहुत जोर से बोला करते थे कि अगर नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री होगा तो चीन का नामो निशान मिट जाएगा, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या साहब कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही चीन ने हमारे 20 सैनिकों की शहादत ली, बेवजह शहादत ली। कोई युद्ध में शहीद नहीं हुए सैनिक हमारे, वो चीन ने हमारे सैनिकों की जान ली। मैं कहता हूँ शहादत तो हमारे सैनिकों ने दी है, लेकिन चीन ने उनके साथ जो किया वो बड़ा क्रूर वो था। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो सबसे बड़ा दिक्कत जहाँ मुझे होती है कि जिस देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये बात कहता है कि चीन ने हमारी 1 इंच भूमि पर कदम नहीं रखा, कब्जा नहीं किया, उसी देश का रक्षा मंत्री कहता है कि चीन हमारी सीमाओं में घुसा हुआ है, उसी सरकार का एक मंत्री जनरल वीके सिंह जी, कौन सा पद है, वो कहते हैं कि टेंट में आग लग गई थी, झड़प मामले को उलझाया गया। तो मेरा जो आर्टिकल था वो चीन बेस्ड था कि काश नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होते तो शायद चीन की इतनी औकात ना होती, इतनी हिम्मत ना होती। अभी 2 दिन पहले का वाक्य भी बताता हूं मैं कि अब भी सरकार के कुछ मंत्री मानते हैं, सरकार का ऑफिशियल रिकॉर्ड भी मानता है कि चीन कई किलोमीटर तक हमारी सीमाओं में घुसा हुआ है। तो मेरा यहां मानना यह है कि देखिए, मोदी जी कहते थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं चीन को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा, उसकी बुरी हालत कर दूंगा। तो भाई चीन देश के नक्शे से तो नहीं मिटा, दुनिया के नक्शे से तो नहीं गया साहब, वो तो आज भी खड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, यही बनता है।
दूसरा एक मेरा कोरोना को लेकर के था एपिसोड इसमें, कि जिस वक्त लॉकडाउन बिना किसी नीति के, बिना किसी योजना के 24 मार्च 2020 को लगाया गया था, उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 56 इंच की छाती से टकराकर कोरोना हिंदुस्तान में घुस नहीं पाएगा। उसी कोरोना ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर तबाही मचाई, लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोग कोरोना से संक्रमित भी हुए। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कहीं कोई बीमारी का मामला है, महामारी का मामला है, मैं इसको दूसरे वे में ले जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं साहब, जिस चीज के लिए आप आगे बढ़ करके आते हैं उस चीज की जिम्मेदारी लेना भी तो आपका फर्ज बनता है ना। जब हर टीवी चैनल पर, जो गोदी मीडिया के चैनल हैं, हर चैनल पर एक ही बात चलती थी कि मोदी जी के छाती से टकरा करके कोरोना के कार्टून के रूप में दिखाया गया था और उसका मजाक भी उड़ाया गया था, एक महामारी का मजाक उड़ाया गया हमारे गोदी मीडिया द्वारा कि वो कोरोना का जो कार्टून है वो मोदी जी के छाती से टकराता है और वो भाग जाता है हिंदुस्तान छोड़ के। ये उन तब की बात है जब मोदी जी ने कहा था कि 18 दिन महाभारत चली थी और 21 दिन कोरोना काल चलेगा, तो 21 दिन के बाद हिंदुस्तान में कोरोना नहीं मिलेगा। लेकिन हुआ साहब क्या, उसका उल्टा हुआ। तब मैंने ये आर्टिकल लिखा था कि काश नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होते तो कोरोना देश में नहीं घुसता। कोरोना के घुसने का मतलब क्या है कि नहीं है मोदी साहब। नेपाल जैसा देश जो हिंदुस्तान के टुकड़ों पर पलता है, वो भारत को आंखें दिखाता है, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। तो इन्हीं समस्याओं को लेकर के, महंगाई पर मैंने लिखा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मोदी साहब सत्ता में नहीं थे, स्मृति ईरानी, क्या हरियाणा का एक और है अनिल विज, और वो बहुत से लोग इनके, विजय अग्रवाल जो इनके दिल्ली के थे, कुछ लीडर और बहुत से सारे जो इनके थे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, कभी खाली सिलेंडर लेकर के जनता में घूम रहे हैं, कभी नंगे बदन घूम रहे हैं, कपड़े उतार करके प्रदर्शन करते हैं। डीजल का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, 60 रुपए तक गया कांग्रेस के राज में। जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की जो कीमतें थी वो आसमान छू रही थी, तब भी कांग्रेस के राज में 60-65 रुपए तक का डीजल पेट्रोल गया। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं, पूरी दुनिया के अंदर कच्चे तेल की जो कीमतें थी वो 40-50 से नीचे तक आई हैं। कच्चे तेल की जो कि प्रति बैरल, उसके हिसाब से 20-30 रुपए डीजल पेट्रोल के रेट बनते थे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन हुआ क्या कि आज 90 के आसपास पेट्रोल है और 80 के आसपास डीजल। अभी सुबह डलवा करके आया हूँ साहब, 78 रुपए 63 पैसे का डीजल प्रति लीटर अपनी गाड़ी में सुबह डलवाया है। तो मुझे लगा कि आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते तो डीजल और पेट्रोल की इतनी औकात कहाँ थी भाई। आप गैस सिलेंडर की बात कर लीजिए, 450 रुपए का सिलेंडर स्मृति ईरानी सर पे उठा करके घूमती थी, चूड़ियां अपनी जेब में रखती थी प्रधानमंत्री को भेजने के लिए। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और स्मृति ईरानी इतनी चूड़ियां अपनी गोद में लेकर के घूमती थी कि जब चाहे उसको भेंट कर दे। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ है, जबकि 750-800 रुपए का सिलेंडर गैस का हो गया है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। आप इसको व्यंग्य लगाइए, आप इसको मेरे मन की भावनाएं लगाइए, लेकिन हकीकत यही है कि या तो आप वादा ऐसा मत कीजिए कि मैं आऊंगा और ये खत्म कर दूंगा, अगर आए हो तो उसको पूरा कीजिए, और अगर आप उसको पूरा नहीं कर रहे, इसका मतलब आप गद्दी पर नहीं, आप शारीरिक रूप से बैठे हैं, सोच और नीयत के हिसाब से नहीं बैठे। उन्हीं को लेकर के ये मेरे जो 3-4 एपिसोड का जो आर्टिकल था जो चल रहा है आजकल के, वो मैंने इन समस्या को लेकर के लिखा था। तो अभी एक और बात जो आज हम सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, हमारे साथी मित्रगण मतलब अपने अपने न्यूज़ चैनल से भी दिखा रहे हैं, हमने भी दिखाया, हमने भी देखा है कि एक रोने का ट्रेड चल गया है। कि जैसे सबसे पहले जब किसान आंदोलन 26 जनवरी के बाद उपद्रव हुआ, दिल्ली के अंदर हिंसा हुई, तो राकेश टिकैत जी ने, शायद ऐसा लगा राकेश टिकैत को कि आंदोलन खत्म ही समझो, या ये लगा लो कि देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर चला, FIR उनकी लगी कि उनको पुलिस पकड़ने आएगी। उन भावनाओं में वो बहे और वो रो पड़े। उनके रोने का ये असर हुआ कि एक किसान आंदोलन ने एक जबरदस्त मोड़ लिया और दोबारा किसान जो थे दोबारा आंदोलन के साथ जुड़ गए, वो आंदोलन दोबारा खड़ा हो गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी संसद में रोए, फिर गुलाम नबी आजाद जी और भी बहुत से नेता, चाहे वो कांग्रेस के चाहे वो बीजेपी की, एक रोने का एक ट्रेड सा चल चुका है। ये भी रोना भाई, आखिर हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अंदर लगा, कहीं भी कहते हैं भाई रोना नहीं चाहिए, रोना तो नुकसान ही दे रहा है और अच्छा नहीं, शुभ नहीं होता। अब ये रोने की क्या बात चल गई जी? देखिए साहब, अब आपने बात उठाई है, इसमें दो तरीके की हैं।
आंसू खुशी के होते हैं और आंसू गम के भी होते हैं, आंसू ड्रामे के भी होते हैं, नाटक के भी होते हैं। अब आप फिल्मों में देखिए साहब, मैं ये थोड़ा सा जिक्र लूँगा, आपके 1-2 मिनट लूँगा। फिल्में आप देखते हैं, मैं भी देखता था बचपन में, अब तो नहीं देखता क्योंकि अब तो फिल्मों वाले ही नकली हो गए सारे के सारे। फिल्में देखते थे तो फिल्मों में कभी अजय देवगन रोता था, कभी वो रोता था, कभी हेमा मालिनी रोती थी, कभी धर्मेंद्र रोता था। लेकिन क्या वो हकीकत में रोते थे? नहीं, वो हकीकत में नहीं रोते थे। वो मैंने सुना है कि कुछ ग्लिसरीन वगैरह आंखों में लगा लेते थे, रोने का नाटक करना पड़ता था फिल्मों में दिखाने के लिए। कुछ कलाकार ऐसे होते थे कि वो बिल्कुल रो के असली दिखा देते थे, या किरदार की मजबूरी लगा किरदार के अंदर इतना घुल जाते थे वो कि रो पड़ते थे उस किरदार को देख। नहीं, वो असल में तो कहाँ रोते थे भाई, ऐसा कोई नहीं है जो इसने बिना बात के रोगा। यहाँ पे 2 एपिसोड हुए हैं। आपने जिक्र किया राकेश टिकैत जी का, और राकेश टिकैत जी, मैंने उस दिन एक ट्वीट किया था उस टाइम पे। कुछ लोगों ने, जब राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आए, वो टीवी पर दृश्य में देख रहा था, क्योंकि मैं किसान आंदोलन के साथ शुरू से जुड़ा, पहले दिन से जुड़ा हुआ हूँ। इस पर लिखता भी रहा हूँ और इस पर बोलता भी रहा हूँ। आपके यहाँ भी मैंने कई बार इस मामले पर बात की है। किसान आंदोलन जिस रोज से चला है, ना वो हंसी का कारण है, ना वो हंसी का पात्र है। किसान आंदोलन इस देश की आर्थिक आज़ादी को लेकर के चला है। राकेश टिकैत जी जिस दिन रोए हैं, जिस वक्त रोए हैं, उस वक्त कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था, चुटकुले भी बनाए थे। मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर लोगों को मना भी किया है, लोगों से प्रार्थना भी की कि राकेश टिकैत के आंसुओं का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि वो आंसू नकली नहीं थे। हालांकि जी न्यूज एक चैनल है, 1-2 चैनल और हैं जो गोदी मीडिया के, उन लोगों ने राकेश टिकैत के आंसुओं को नाटक बताया था। और मैं बता दूं कि उस वक्त तक ना तो मोदी जी रोए थे, ना गुलाम नबी साहब रोए थे, राकेश टिकैत रोए थे। लेकिन राकेश टिकैत रोया इसलिए नहीं था कि उसने कुछ करना था। देखिए, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर आप लोग 10 साथी काम इकट्ठा करते हो और आपको किसी काम से अलग किया जा रहा है, आपको कोई मुकदमा आपके ऊपर लगाया जाता है, आपके जो 10 साथी हैं, 9 साथी आपके साथ और काम कर रहे हैं, आपको उनकी चिंता होगी कि नहीं होगी? राकेश टिकैत ने जब ये देखा कि 26 जनवरी के एपिसोड को पूरी, क्योंकि वो एक माहौल ऐसा बन गया था देश के अंदर। हालांकि उस वक्त भी मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि पूरे देश के लोगों को 2 दिन रुकना चाहिए, देखना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नौटंकी निकलेगी। लेकिन हकीकत यह है कि धक्का मुझे भी लगा था जो लाल किले का एपिसोड हुआ था। पूरा देश एकदम से खड़ा हो गया था। शायद किसानों ने कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया, जबकि मैं तब भी कह रहा था कि किसान कभी भी देश का बुरा नहीं कर सकता, किसान देश से गद्दारी नहीं कर सकता, किसान कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिसके देश से माथे पर कलंक का टीका लगे। यह भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र था, चाल थी उन लोगों की किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए। जब ये मामला हुआ और जब लोगों के अंदर एकदम से ये भावना गई, हमारे अंदर भी एक पल के लिए आई थी कि यार ये तो बहुत बुरा कांड हो गया, तो राकेश टिकैत ने उस वक्त ये महसूस किया था। पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए गई थी, वो गिरफ्तारी देने को तैयार थे। ये नहीं कि वो कोई नाटक कर रहे थे, कुछ नहीं दे रहे। और अकेला राकेश टिकैत नहीं, किसान आंदोलन के संयुक्त मोर्चे का हर एक नेता, हर एक साथी गिरफ्तारी देने को तैयार था जिन लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे, छोटे मुकदमे, देशद्रोही के मुकदमे दर्ज कर दिए साहब, लेकिन वो लोग गिरफ्तारी देने को तैयार थे। लेकिन होता क्या साहब कि भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक उत्तर प्रदेश का अपने 150-200 गुंडों को लेकर के राकेश टिकैत के गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच जाता है। जब यह खबर लगती है, राकेश टिकैत को महसूस होता है, और मैं भी अगर वहां पर हूंगा, आप भी अगर आप वहां पर मौजूद रहोगे, आपको भी लगेगा यार मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन ये जो गुंडा लोग हैं जिन्होंने देश के गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी कि इन लोगों को तो उड़ा देना चाहिए, तो वो पीछे जो लोग बचे हैं आंदोलन में, उनके साथ क्या करेंगे, उस बात को लेकर के राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आए थे। वो राकेश टिकैत फूट फूट कर मोदी जी की तरह नहीं रोए थे, राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आए थे। और स्वाभाविक है, अगर मैं इंसान हूं, मुझ में इंसानियत बाकी है, तो अपने साथियों का हश्र सोचकर मेरी आंखों में भी आंसू आएंगे भाई। तो राकेश टिकैत के आंसू कहीं नकली नहीं थे, कोई ड्रामा नहीं था, वो स्वाभाविक रूप से अगले हालात को देखते हुए कि मैं अगर गिरफ्तार हो जाता हूं तो मेरे साथियों को ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं या सरकार के लोग हैं या पुलिस है या प्रशासन है, कि मेरे साथियों के साथ क्या सलूक करेगा, उस हादसे को याद करके वो राकेश टिकैत के ही नहीं, वो मेरी आंखों में भी आंसू आए थे। मैंने उस वक्त एक ट्वीट किया था और एफबी पे भी एक ब्लॉग मैंने उस वक्त लिखा था
कि जो लोग राकेश टिकैत के आंसुओं को देखकर हंस रहे हैं, वो इतना याद रख लें कि गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत नहीं रो रहा, हिंदुस्तान का भविष्य रो रहा है और आपके बच्चों का भविष्य रो रहा है। मैंने उस वक्त ये ब्लॉग लिखा था और ये बिल्कुल सत्य है। वो राकेश टिकैत के आंसू नहीं थे, वो भारत के भविष्य के आंसू थे जो उस वक्त पूरे देश की नजरों में आए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आंदोलन सिर्फ आंसू की वजह से उठा ऐसा भी नहीं है। लोगों ने इस बात को समझा कि 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो हुआ है उसमें किसान को बदनाम करके आंदोलन को खत्म करने की साजिश रची गई। और तो 26 जनवरी को लोग ट्रैक्टर रैली के लिए वहां पर गए थे, वो सिर्फ 26 जनवरी के लिए गए थे। वो 26 जनवरी की परेड के बाद उनको वैसे भी वापस आना था, वैसे भी वापस आना था, वो लोग वापस आ गए थे। उनको लेकर के एक बवंडर खड़ा कर दिया गया, लोगों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग बना दी गई सरकार द्वारा कि किसान तो भाग गए, किसान तो भागे। किसान नहीं भागे थे, वही लोग आए थे वापस जो वहां वापस आने के लिए ही गए थे। आंदोलन में जो लोग थे वो नहीं आए थे। लेकिन जब ये आम आदमी के अंदर ये भावना चली कि दो बातें देखिए साहब उस दिन गई हैं 26 जनवरी को, और मैं अब आपके कैमरे के सामने बैठ करके कहता हूं कि जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं या भविष्य में इस वीडियो को देखेंगे, 26 जनवरी 2021 का दिन अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में, अपने दिल पर लिख के रख लें कि 26 जनवरी 2021 के दिन जो दीप सिद्धू ने किया सरकार के इशारे पर, उसकी वजह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट होगा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हिंदुस्तान के अंदर घुसने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, हल्कों के अंदर जाने के लिए सांसदों को इनके और विधायकों को। ये 26 जनवरी 2021 के एपिसोड की वजह से होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने बहुत नजदीक से जाकर के देख लिया कि 26 जनवरी को जो कांड करवाया गया वो दीप सिद्धू के माध्यम से किन लोगों ने करवाया। प्रत्यक्ष परोक्ष सरकार का उसमें हाथ था। किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश थी और किसान को बदनाम करके देशद्रोही साबित करने का प्रयास किया गया। लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो बहुत जागरूक हो चुकी है, गोदी मीडिया के चश्मे से बाहर निकली है, सोशल मीडिया का आप जैसे भाइयों का बहुत बड़ा योगदान इसमें है कि हिंदुस्तान की जनता इस बात को जान चुकी है कि किसान को बदनाम करने के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए, किसान के आंदोलन को खत्म करने के लिए वो साजिश रची गई थी। उस वजह से ही टिकैत साहब की आंखों में आंसू आए थे। मोदी साहब ने सोचा, अब जो दूसरा एपिसोड आता है, ये पहला एपिसोड था इस आंसू का, दूसरे एपिसोड में मोदी साहब ने सोचा, बोला यार राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आ गए और बोला रातों रात पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक गाजीपुर बॉर्डर पे, चंदू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पर पहुंच गई। अब मोदी साहब को कुछ और तो याद आया नहीं, ना कुछ पार्लियामेंट में ऐसा था। देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात मैं सरकार के लिए नहीं मानता कि 200 किसानों की मौत, 200 से ज्यादा किसानों की मौत दिल्ली के चारों तरफ के बॉर्डर पर हो चुकी है। ना तो किसी लाठीचार्ज में मरे हैं, ना उन्होंने कोई उत्पात मचाया कि उसमें मारे गए, ना पुलिस ने उनको कुछ किया भी वो उसमें मारे गए हैं। वो शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करते हुए 200 से ज्यादा किसान वहां पर शहादत को प्राप्त हो चुके हैं इस सरकार की मेहरबानी से। 200 किसानों की शहादत पर जिस नरेंद्र मोदी की आंख में एक आंसू नहीं आता, 200 किसानों की शहादत पर जो एक ट्वीट नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी सिर्फ रोता किस लिए है? वो कहता कि मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा से वो रिटायर हो रहा है, एक प्लान दोबारा भी चुनकर आ सकता है। उसके लिए मोदी साहब की आंखों में आंसू आए, वो टप 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 वो गिरते मैंने भी देखे हैं। इतना इमोशनल आदमी हो गया। और कमाल की बात है कि 200 किसानों की मौत पर एक आंसू जिसकी आंख पर नहीं आता, वो गुलाम नबी आजाद या एक राज्यसभा के सांसद की विदाई पर इतना फूट फूट कर रोता है। कमाल है यार, मैं तो हद मान गया। क्यों रो रहे थे? टोटल ड्रामा नहीं था क्या? अगर वो इमोशनल, देखिए आंसू किसकी आंख में आते हैं, या ड्रामा करेगा तब आएंगे, या इमोशनल कोई आदमी होगा मेरे जैसा, कोई सच्चा आदमी होगा उसकी आंख में आएंगे। अब अगर मोदी साहब सच्चे हैं तो भाई 200 किसानों की मौत पर आंसू क्यों नहीं आते उनकी आंख में? तो बड़ा सीधा सा जवाब है साहब कि एक ड्रामा। भाई अब और तो कुछ बचा नहीं है, कुछ सामने है ही नहीं है। दुनिया लुट चुकी है, तबाही आ चुकी है उनकी नजरों में। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का फातिया पड़ा गया आज के टाइम में, गारंटी के साथ। तो एक इमोशनल कार्ड खेल ले, लेकिन टाइमिंग गलत होगी साहब,
ये टाइमिंग बड़ी क्लास चीज होती है, टाइमिंग गलत होगी। अभी ये तो रोने वाली बात थी, ये तो चलो ड्रामा है नहीं था, ये तो एक ट्रेड बन गया कि वो भी रो लिया वो भी रो लिया, चलो जी अक्षर रोने से किसी को फायदा हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। पर अभी जो किसानों के मुद्दे की जो बात थी उसमें एक तरफ सरकार टूटती भी नजर नहीं आ रही है, और दूसरा उसी कड़ी के अंदर संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के आंदोलन को बड़ा पवित्र आंदोलन बताते हैं और पवित्रता की अहम वो उनको एक अपील भी करते हैं कि वो इस आंदोलन को रद्द कर दे, बंद कर दे, और बातचीत से इसका हल निकालने की बात करी गई है कि वो इससे बातचीत का हल कर ले इस आंदोलन पर। बुजुर्ग वहां पर बैठे हैं, वो अपने घर चले जाएं, बड़े काफी उम्र के लोग भी वहां पर आंदोलन में शामिल हैं, तो इस पे प्रकाश डालना। मैं नरेंद्र मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं शारीरिक रूप से तो है, कोई दिक्कत नहीं, सोच और नीयत से हो ना हो एक अलग मामला है, लेकिन शारीरिक रूप से वो प्रधानमंत्री की चेयर को होल्ड करते हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। मैं उस कुर्सी का सम्मान करता हूँ, उस पद का सम्मान करता हूँ। संवैधानिक पीठ है वो, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी पीठ है, तो मैं उसका सम्मान करते हुए आदरणीय मोदी जी को सम्मान पूर्वक संबोधित करते हुए आपके माध्यम से 2-4 बातें पूछना चाहूँगा। आदरणीय मोदी जी, आप किसान आंदोलन को बहुत पवित्र मानते हो। आपने पार्लियामेंट में बयान दिया कि किसान आंदोलन बहुत पवित्र है। किसान आंदोलन बहुत पवित्र है, बहुत ज़्यादा पवित्र है। क्या इसीलिए किसानों पर लाठीचार्ज करवाया जाता है क्योंकि पवित्र है? किसान आंदोलन बिल्कुल पवित्र है। क्या इसीलिए पानी की ठंड के अंदर पानी की बौछारें किसानों पर की जाती हैं? किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा पवित्र है। क्या इसीलिए दिल्ली के चारों तरफ ऐसी बैरिकेडिंग की जाती है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लेयर की बैरिकेडिंग, कि वहां पर जैसे कोई दूसरे देश की लोगों ने हमला कर दिया हो, दूसरे देश की सेना ने हमला कर दिया हो? वो आंदोलन पवित्र है। इसीलिए क्या मतलब वो इस चीज़ को करना चाहते हैं कि आंदोलन बहुत पवित्र है साहब, इसीलिए अब दिल्ली में इनको घुसने मत दो। किसान आंदोलन बहुत ज़्यादा पवित्र है मोदी जी की नज़रों में, तो क्या इसीलिए 6-6 फुट के गड्ढे दिल्ली के चारों तरफ सड़कों पर खोद दिए जाते हैं? किसान आंदोलन बहुत ज्यादा पवित्र है। क्या इसीलिए इतने बड़े बड़े सरिये काटकर, किले नहीं, इतने बड़े बड़े सरिये के टुकड़े काटकर उनको नुकीली किले बनाकर और सड़कों पर गाड़ दिया जाता है ताकि किसान वहां पर गिरे तो चोट खाए, मरे खपे, जो मर्जी हो? इसीलिए बहुत ज्यादा पवित्र है। और सबसे बड़ा मोदी साहब से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आप भाइयों के माध्यम से। किसान आंदोलन बहुत ज्यादा पवित्र है, मोदी साहब पार्लियामेंट में कहते हैं। क्या इसीलिए 200 से ज्यादा किसानों की मौत पर एक आंसू आपकी आंख पर नहीं आता? एक ट्वीट आप नहीं कर सकते कि मुझे खेद है, मुझे दुख है कि 200 किसानों की शहादत इस आंदोलन में हो चुकी है, मैं आंदोलन को वापस लेने की अपील करता हूं। पार्लियामेंट का बयान उठाइए साहब, वहां भी मोदी साहब का यही कहना है कि किसान आंदोलन बहुत पवित्र है और किसानों को ये वापस लेना चाहिए। वहां भी ये शब्द नहीं बोले गए कि किसान आंदोलन के 200 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, 200 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। मैं देशवासियों से अपील करता हूं कि किसान आंदोलन को वापस लें। वहां भी 200 आदमियों की मौत का जिक्र नहीं है। जो आदमी एक पार्लियामेंट मेंबर की विधायी पार्टी में रो पड़ता है, उसकी आंख में 200 किसानों की मौत पर एक आंसू नहीं आता। क्या साबित करना चाहते हो साहब? किस बात का पवित्र है? हाँ, आपकी पवित्रता हो सकती है इस हिसाब से। मुझे याद आता है कि आज़ादी के आंदोलन का एक वाक्य है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इनके बड़े नेता होते थे जनसंघ के। जब कांग्रेस ने आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 के अंदर, उस आंदोलन की जो मुखालफत है, जो उस आंदोलन के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, वो अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखते हैं आंदोलन को खत्म करने के लिए। क्या शायद ये इनकी नज़रों में पवित्रता के मायने मुझे लगता है कुछ हो रहा है। मोदी जी की नज़रों में ये पवित्रता उस चीज़ को मानते हैं कि खत्म कर दिया जाए, वो पवित्र है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो चिट्ठी लिखते हैं अंग्रेजों को कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, वो उनके पवित्र वचन थे। शायद इसीलिए मोदी साहब को ये याद आया कि भाई किसान आंदोलन को खत्म कर दिया जाए, वापस ले लिया जाए, क्योंकि ये बहुत पवित्र है। एक शख्स इस दुनिया के अंदर मुझे बताइए जो पवित्र चीज़ को खत्म करना चाहता हो। अगर किसान आंदोलन पवित्र है, आप मानते हो, तो आप उन लोगों को किसान क्यों नहीं मानते? देखिए दोगलापन क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, दोगलापन। पहले आप उनको किसान नहीं मानते थे, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी माओवादी, पता नहीं कौन कौन से वादी बताए साहब। एक वक्त आया कि आपने उनको आतंकवादी खालिस्तानी बताना बंद कर दिया। आपका बहुत बड़ा एहसान है इस देश के किसान के ऊपर।
फिर आपने उसको पंजाब का किसान कह के गीत गाने शुरू कर दिए। अब आपको पता लग गया कि पंजाब का किसान नहीं, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का, छत्तीसगढ़ का, बिहार का, उड़ीसा का, मध्य प्रदेश का सारा किसान इसमें है। चलो आप इस बात पे आए कि हाँ किसान है, इस बात पर तो आए। अगर आप उस संयुक्त मोर्चा के जो 40 घटक हैं, अगर आप उनको किसान मानते हो, अब उसको किसान आंदोलन मानते हो, जो अब पार्लियामेंट के अंदर विधिवत रूप से मोदी जी ने माना है। आज से पहले नरेंद्र मोदी जी ने 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया, 70-75 दिन आंदोलन को निकल गए, मोदी जी ने कभी इसको किसान का आंदोलन नहीं माना। लेकिन अगर 2 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर इस बात को माना है कि ये किसानों का आंदोलन है, मैं बिल्कुल यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि इस बात को कोट कीजिए साहब कि नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर 2 दिन पहले ये माना है कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और दिल्ली में जो आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन है। ये पूरा हिंदुस्तान याद रखे इस बात को, और साथ में ये भी याद रखे कि नरेंद्र मोदी साहब अगर ये आंदोलन किसानों का है, आप इसको किसान का आंदोलन मान चुके हो, चलो आपने 75 दिन के बाद माना है, 75 दिन के बाद अगर नरेंद्र मोदी ने इस आंदोलन को किसान का आंदोलन माना है तो किसान की बात भी माननी चाहिए। और जो किसान मांग करता है इस आंदोलन के लिए कि तीनों काले कानून खत्म कर दिए जाएं, अगर आप उसको किसान मानते हो तो किसानों की मांग मानते हुए तीनों बिल वापस लिए जाएं, किसान तो चुपचाप अपने घर चला जाएगा। लेकिन मोदी साहब तो आज भी ज्यों के दो खड़े हैं, बोला बिल तो वापस नहीं लूंगा। यार ये कैसी जिद है आपकी। कल राहुल जी ने बड़ा अच्छा कहा है, बहुत अच्छी बात की है कि ये सरकार है ही नहीं है, सरकार ना मोदी है ना कुछ है। सरकार क्या है कि हम दो हमारे दो, हम दो कौन कौन, मैं और मेरा अमित शाह, हम दो हैं। और हमारे दो कौन कौन से है, वो डबल ए, अंबानी और अडानी। देखिए तो बड़ी सीधी सी बात है, और मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि इस बात को अगर आप किसान के साथ हैं, किसान की आवाज बढ़ना चाहते हैं, इस मेरी बात को जो मैं ये लाइन बोलने जा रहा हूं, आप सोशल मीडिया में शेयर कीजिए, आप अपनी फेसबुक पर लिखिए, ट्वीट पर लिखिए, अपने व्हाट्सएप पर लिखिए कि नरेंद्र मोदी जी अगर उनको किसान मान चुके हैं और किसान ये चाहता है कि तीनों बिल वापस लिए जाएं, तो नरेंद्र मोदी साहब में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर जरा सी नैतिकता है, जरा सी हया और शर्म बाकी है, तो तीनों बिल तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाने चाहिए। जब आपने उनको किसान मान लिया है तो किसानों की मांग भी माननी जानी चाहिए। ये मेरा आपका कहना है यहाँ पे। तो ये थे बेबाक लीडर लक्ष्मीकांत शर्मा जी। इन्होंने अपने विचारों से हमारे सभी लगभग प्रश्नों का उत्तर दिया और नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहे हैं कि किसानों की बात मान ले और ये आंदोलन वापस कर ले, ताकि वो किसान जो अब तक काफ़ी दिनों से बॉर्डर के ऊपर पड़े ही हुए हैं और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अनुरोध है हमारे चैनल के माध्यम से इन तीनों काले कानूनों को वापस ले लिया जाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई।